कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। नोएडा में मजदूर आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा अब पूरी तरह साजिश साबित हो गई है। मास्टरमाइंड आदित्य आनंद की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट मिला है। आदित्य ने 4 अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर 70 से ज्यादा लोगों को जोड़ा और व्हाट्सएप ग्रुप क्यूआर कोड के जरिए मजदूरों को भड़काने की प्लानिंग की। इतना ही नहीं, पुलिस ने 2 और आरोपी हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। वो विगुल मजदूर दस्ता से जुड़े थे और आदित्य आनंद के सीधे कांटेक्ट में थे। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे नोएडा की फैक्ट्रियों में मजदूरों के हक के नाम पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और एसटीएफ ने कैसे इसे बेनकाब किया है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद क्या अब और बड़े नेटवर्क तक पहुंचेगी यूपी एटीएस? देखिए, जो एटीएस को सबूत मिले हैं उससे ये पता चलता है कि यहीं तक ये सीमित नहीं था। ऐसा नहीं है कि आदित्य आनंद को इतना बड़ा प्लेयर है, खिलाड़ी है, जो इतने बड़ी प्लानिंग को अकेले एग्जीक्यूट करवाएगा, जो अकेले इन सबको एक दूसरे से जोड़ेगा, जिसके लिए लाखों या करोड़ों की कह सकते हैं फंडिंग की जरूरत है। 70 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप अकेले हैंडल नहीं करेगा और इसके ऊपर किसी न किसी का हाथ होगा, 1 2 4, या संगठन का हाथ होगा, राजनीतिक पार्टी का हाथ होगा, या कहीं न कहीं कुछ और लोग इससे जुड़े होंगे जिसने आदित्य आनंद को आगे बढ़ाया, जिसे फंडिंग वहां से मिल रही थी, जो पिछले 3-4 महीनों से एक पूरी साजिश रच रहा था कि कैसे मजदूरों को भड़काया जाए, आधार क्या बनाया जाए। ऐसा नहीं होता कि डिमांड लाने के पहले, यानी कि मजदूरों का आंदोलन शुरू होगा, इसके पहले कई इफ एंड बट नहीं होते कि अगर आपने कोई डिमांड रखी, सरकार ने मांग ली और सरकार ने बात मान ली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर सरकार ने बात मान ली है तो हमें आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। तो उस बीच के प्लान बी पर भी काम करना पड़ता है कि सरकार ये बात तो मान लेगी, लेकिन मजदूरों को कैसे ये विश्वास होगा कि सरकार के डिमांड मान लेने से ये फैक्ट्री के मालिक मान लेंगे। तो उसके बाद प्लान बी होता है कि पहले फैक्ट्री के मालिकों का यूनियन जो है वो इनको आश्वस्त करे, उसके बाद उसको डिमांड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उसके बाद ये भी तैयार किया जाएगा कि नहीं, अगर किसी एक फैक्ट्री से शुरू करने 2 फैक्ट्री से शुरू करते हैं और वहां पर कोई ऐसी घटना होती है जिसके बाद सारे मजदूरों का जो नेटवर्क अभी तक तलाश किया जा रहा था, क्योंकि 10 दिन 20 दिन की प्लानिंग तो हो नहीं सकती कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जितने फैक्ट्रीज हैं, जिन इलाकों में हैं, वो सारे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जो काम कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर लिया जाए, उन्हें धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से अलग अलग जोड़ा जाए। इसके लिए कुछ और संगठन बनाया जाए, जैसे ये बिगुल मजदूर दस्ता बनाया गया, उसके बाद आरपीडब्ल्यू बनाया गया, उसके बाद भारत नौजवान सभा बनाया गया, भगत सिंह के संस्था थी, ये नौजवान भारत सभा बना दिया गया। ये ऐसे कई छोटे छोटे संगठन बनाए गए और सबका हैंडलर अलग अलग होगा और कुछ कुछ एरिया डिवाइड किए गए कि नहीं, इस एरिया में जितने काम करने वाले मजदूर हैं उसका इकट्ठा करो। उसके लिए क्या किया जाएगा? फैक्ट्री में किसी से संपर्क किया जाएगा, उस एक व्यक्ति से उसका नाम लिया जाएगा और फिर उसका नाम नंबर के साथ उसको बोला जाएगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें आपके फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोग हों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो तुम समझो, उसके लिए उसको पैसा दिया जाएगा, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा और उसमें सारे उन लोगों का नाम होगा जो कि उस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। उस नेटवर्क को दूसरे फैक्ट्री के काम करने वाले से जोड़ा जाएगा। तो पहले नेटवर्किंग चलता है और उसके लिए संसाधन चाहिए। ये अकेले, ये आदित्य आनंद अकेले के दम पर ये नहीं कर सकता। ये काम करने वाला व्यक्ति रहा है, नौकरी पेशा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई इसका बिजनेस नहीं है कि करोड़ों रुपया की संपत्ति इसके पास है। दिल्ली में या फिर गुरुग्राम में जहां भी ये रहा, ये रेंट पर रहा, ये इसके अपने कोई मकान बंगला नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर किसी का हाथ है। और जब ऐसे लोग एक्टिवेट होते हैं और एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कैसे हम यहां पर हिंसा करेंगे, आंदोलन करवाएंगे, हंगामा करेंगे, तो उस प्रपोजल के साथ वो कुछ और लोगों से मिलता है। और अभी जो स्थिति दिख रही है, ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाले कौन हो सकते हैं?
कि नहीं? अगर एक आंदोलन होगा तो आंदोलन से फायदा किसे मिलेगा? सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन और हिंसा से होना है तो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों को होना है। और विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, दूसरे नंबर पर अभी मायावती हैं और फिर कांग्रेस। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी एक साथ चल रही है, ये पैरेलल एक दूसरे से गठबंधन की संभावना तलाश की जा रही है। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में तो हुई थी। तो ऐसी स्थितियों में ये सब ज्वाइंट तरीके से उसे संपर्क करेंगे और उसके बाद उसकी फंडिंग की व्यवस्था होगी। डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड दे नहीं सकती, पैसा नहीं दे सकती, अखिलेश यादव दे नहीं सकते, तो वो किसी और से मुलाकात करने की बात होगी कि नहीं, हम एक ऐसे कंपनी है या सेल कंपनी है या वेब पोर्टल है या कोई ऐसे अकाउंट है जिससे पैसा ट्रांसफर करवाया जा सकता है। और जब ये पूरा चक्र पूरा हो जाता है, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, संसाधन मिल जाता है, तो उसके बाद उस काम को आगे अंजाम देने के लिए तैयारी करता है। अब इतना बड़ा नेक्सस है तो क्रैक तो एक दो दिन में नहीं किया जा सकता। अभी क्रैक कैसे किया गया कि जिसने इसको एक्टिवेट किया, जो प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद नंबर आएगा जो इस प्लानिंग में सहायक था, उसे सहयोग कर रहा था। आदित्य आनंद के सहयोगियों में ये ठाकुर और वर्मा नहीं है, ये सब तो ऐसे लोग हैं जो उस फंड से उसके साथ जुड़े, उसके कांटेक्ट में इसलिए आए क्योंकि वो आदित्य आनंद जो कि पूरे खाका तैयार किया आंदोलन का, वो आगे जाकर इसे दिखाया। पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन किया, इसको पैसे दिलवाए और कहा कि अब अपना नेटवर्क बढ़ाओ। तो नेटवर्क बढ़ाने में जिन लोगों ने जिसका इस्तेमाल किया, तो पहले कोर कमेटी, कोर टीम बनाई गई। ठाकुर और वर्मा ये जो दोनों है वो उसकी कोर टीम का मेंबर है, जो कि सोशल मीडिया ऑपरेट करना जानता है, जो आईटी फील्ड के बारे में जानकारी रखता है। ये खुद भी आदित्य आनंद इंजीनियर ही है और ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता हुआ एक्सट्रीमिस्ट के साथ जुड़ा। एक्सट्रीमिस्ट मतलब वही जो क्रांति की बात करते हैं लेकिन खूनी क्रांति को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, यानी नक्सलवादी। और ये जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं, इसी को अर्बन नक्सल्स कहे प्रधानमंत्री मोदी ने। तो अर्बन नक्सल्स उस एक्सट्रीमिस्ट नक्सलवादियों के साथ मिला और उसके बाद ये तैयार किया और उसकी फंडिंग अगर पॉलिटिकल पार्टियों से आई तो ये पूरा नेक्सस तो एक एक करके तोड़ा जाएगा। तो अभी इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, साथ में गिरफ्तारी उन लोगों की हो रही है जिसे ये गुंडागर्दी के लिए बुलाया, यानी कि भाड़े के वो लोग जो कि आंदोलन नहीं बल्कि हिंसा पैदा करने के लिए आए थे। अभी तक 1100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। जब पहले खेप में 66 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें 42 ऐसे था जो कि श्रमिक था ही नहीं, लेबर नहीं था, जो फैक्ट्री में काम करता ही नहीं था, बाहर से मंगवाए गए थे। 1100 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी जो हुई है उसमें कम से कम 800 ऐसे लोग हैं जिसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं, जो कि काम नहीं करता फैक्ट्रियों में, जो यहां पर रहता भी नहीं, जो गुड़गांव और फरीदाबाद में रहता है, जो कि किसी और शहर से और राज्य से आया है। जैसे ये आदित्य आनंद की बात कर रहे हैं, जितने भी इस तरह के लोग हिंसा फैलाता है वो आखिरकार उन्हीं स्टेट में जाकर क्यों छुपता है जहां पर विपक्षियों की सरकार है। कोई तमिलनाडु में जाकर छिपेगा, कोई तेलंगाना में जाकर छिपेगा, कोई कर्नाटक में जाकर छिपेगा। पहले जब स्थितियां वैसी थी तो पश्चिम बंगाल में जाकर छिपता था, ममता बनर्जी शरण देती थी, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन की जब बात आएगी तो वहां के स्टेट पुलिस उन राज्यों के स्टेट पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है। जैसे नोएडा में ये हिंसा हुई, ये ट्रैक किया जा रहा था और तमिलनाडु की पुलिस है जो सोई हुई थी। यूपी पुलिस लगातार संपर्क कर रही थी, तमिलनाडु की पुलिस कोई काम नहीं कर रही थी, सहयोग नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था गिरफ्तारी कम होगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन दिखाया जाएगा, जैसे जैसे कॉन्स्पिरेसी खुलेगी वैसे वैसे दूसरे का नाम भी आएगा। तो इसको यहीं तक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रोकने की कोशिश को एसटीएफ ने ब्रेक कर दिया, क्रैक किया, क्योंकि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं और इसको केवल अनुमति की जरूरत उस स्टेट की पुलिस की होती है जिसको इन्फॉर्म करता है। एसटीएफ का मतलब ही होता है कि एक टीम बना दी गई, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकता है, उसको और दूसरा काम नहीं दिया जाता। ये ऐसा नहीं है कि
अगर वो स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को 10, 15, 20, 25 लोगों की टीम बनाई गई और उसे बताया गया कि अब इस मामले की जांच करनी है, तो उसको तमिलनाडु जाना है तो उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर बिहार जाना है तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए इतना जल्दी ये क्रैक हुआ। पता चल रहा है कि कैसे ये कोई प्रोटेस्ट था ही नहीं, ये प्रायोजित प्रोटेस्ट था, जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि प्रोटेस्ट को हिंसात्मक बनाना है, जलाना है, आगजनी करनी है, तोड़फोड़ मचाना है, ताकि अगर इस प्रोटेस्ट को थोड़ा कामयाब कर लिए तो उसके बाद नोएडा में जितने फैक्ट्री के ऑनर हैं वो फिर प्रोटेस्ट पर उतरेगा और वो कहेगा, वो हर्जाना वसूली की बात करेगा कि मेरी फैक्ट्री में आग लगा दी, अब पैसा कौन देगा। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है उसका, फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन, वो फिर सरकार से डिमांड रखेगा कि हमारे हर्जाना वसूली करो, नहीं तो फिर वो हड़ताल पर जाएंगे कि फैक्ट्री में ताला लग जाएगा, फिर वो मजदूर और फैक्ट्री ऑनर के बीच का संघर्ष चलेगा। तो ये लंबे तरीके से इसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी थी, लेकिन ये एक बार में ही हिंसा हुई। पता चल गया कि कहीं न कहीं इसकी कॉन्स्पिरेसी बनी है और इसी के लिए साजिश के ऊपर प्रहार किया गया, तभी ये सब सामने आ रहे हैं। अभी तो बड़े नाम आने बाकी हैं। अभी तो ये तमिलनाडु से जो नेटवर्क चला, कर्नाटक से जो नेटवर्क चला, वहां से जो गिरफ्तारी हो रही है, वो सारे जगह पर कोई ना कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये सारे वो स्टेट हैं जहां कहीं कांग्रेस की सरकार, कहीं स्टालिन की सरकार है, और सबको योगी को बदनाम करना है, मोदी को बदनाम करना है और किसी तरीके से ये दिखाना है कि नहीं, योगी काम करने के लायक अब नहीं रहे, इनसे हैंडल नहीं हो रहा। स्टेट है जो अराजकता के हवाले चला गया है। कुछ हैंडलिंग करने के लिए योगी को जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे हैं, माफियाओं पर एक्शन ले रहे हैं, वो सारी धाराशायी हो जाएगा। तो इसलिए इस पूरे नेटवर्क को क्रैक किया जा रहा है और अभी ये लगता है कि कुछ बड़े नेताओं का नाम भी इसमें आएगा और उसके बाद योगी बताएंगे कि हिंसा करने की सजा वास्तव में होती क्या है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नोएडा मजदूर हिंसा के पीछे के मास्टरमाइंड आदित्य आनंद के पकड़े जाने पर अब और गिरफ्तारियां हो सकती है। एसटीएफ अब आरोपी के पूरे ब्लूप्रिंट को खंगाल रही है, जिसके आधार पर पुलिस की पूछताछ और तेज हो चुकी है और जल्द ही नए खुलासे भी हो सकते हैं। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।